हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और मिड टर्म एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर जो है हमारे आ रहे हैं, इनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको क्या करना है, जाके प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप चैप्टर को पहले डिटेल में देखिए, समझिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और एक बार सिलेबस को ध्यान से देखिए। आपकी जो बुक 1 है इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से मिड टर्म में हमारे ये चैप्टर आ रहे हैं। और ये सारे चैप्टर जो है इस एक वीडियो में यानी सिंगल वीडियो में इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, वन शॉट वीडियो है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन देखना बहुत ध्यान से है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बहुत हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में जाइए। आपको टेलीग्राम पे जाके क्लास 11 ESP सर्च करना है, अपना ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे PDF नोट्स होंगे, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फ्री में आपको नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट ये सर्च करना है और आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मतलब मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और वेबसाइट पे भी हमारे नोट्स मिल जाएंगे, eklavyastudypoint.com। आप गूगल पे जाके भी हमारी वेबसाइट को सर्च करके वहाँ से भी नोट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात कर लेते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए संविधान क्या होता है, क्योंकि पहला चैप्टर जो है हमारा संविधान के ऊपर है। तो संविधान क्या होता है, सिंपल शब्दों में बिल्कुल समझे तो संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित भी हो सकता है, कुछ देशों का संविधान ऐसा भी है जो अलिखित है। ठीक है, संविधान एक ऐसा लिखित, क्योंकि हम भारत के नजरिए से पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ तो लिखित संविधान है, तो समझिए संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी इससे संबंधित नियम कायदे कानून होते हैं। यानी कि किसी देश में शासन व्यवस्था जो चलाई जानी है वो किस प्रकार से चलाई जाएगी, कौन से रूल्स हैं जो उस देश में बनाए गए हैं संविधान के हिसाब से। ठीक है, उसको कैसे फॉलो किया जाएगा, वो सारी बातें जो होती हैं संविधान के अंतर्गत लिखी होती है। ठीक है, अगर हम भारत के संविधान के नजरिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें यह पता लगता है हमको कि शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाएगी, देश में कौन से नियम कायदे कानून है जो कि देश में लागू होते हैं। ठीक है, अब और डिटेल में जाने अगर हम कि भारत के संविधान में क्या क्या है, तो हमारे संविधान में देखें तो शासन व्यवस्था का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार का शासन व्यवस्था का स्वरूप है हमारे यहाँ पे। जैसे लोकतांत्रिक सरकार है, संसदीय शासन व्यवस्था है, वो सारी चीजें कहाँ मिलेगी, संविधान में डिटेल में मिलेगी। ठीक है, फिर हमारी जो सरकार होती है, ठीक है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, या पंचायत वाली सरकार हो, तो सरकार की शक्तियां क्या होती है, ठीक है, सरकार का कार्यक्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी कहाँ मिलती है, संविधान में मिलती है। फिर जो हमारे लोग होते हैं यानी देश में रहने वाले जो सिटीजन होते हैं, जो जनता होती है, जो नागरिक होते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनको कौन से अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा, इसकी जानकारी मिलती है। फिर हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, यानी कि देखो हमें अधिकार तो मिल गए, हमारे भी तो कुछ कर्तव्य होंगे ना देश के प्रति, तो वो कर्तव्य भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फिर हमारे देश की संस्थाएं हो गई, ठीक है, सरकार के विभिन्न अंग हो गए, उसके काम, उसका प्रशासन, ये सारी जानकारी हमको संविधान से मिलती है बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो ये होता है संविधान, बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। ठीक है, तो हमारा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसको बनने में कितना समय लगा, यानी कितने समय में ये बन गया, तो बिल्कुल सिंपल आंसर है। आप ऐसा कह सकते हो कि 2 साल में, यानी 2 ईयर, ठीक है, 11 महीने लगे थे, यानी 11 मंथ, और 18 दिन लगे थे, यानी कि आप 18 डेज लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे थे। आप इसको अप्रोक्स में मान सकते हो, लगभग लगभग ये 3 साल के बराबर होता है, यानी 3 साल के आसपास का समय हमारे संविधान को बनने में लग गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन, MCQ में पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान जो था कब बनकर तैयार हुआ और हमारा संविधान कब लागू हुआ, दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि किस डेट में बनकर तैयार हो गया था और किस डेट में वो लागू हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लागू किया गया था पूरी तरीके से देखें तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। एक ही स्लाइड में दोनों क्वेश्चन ले रखे हैं, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, पेपर में एमसीक्यू में आ जाता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत आंसर कर देते हैं। तो आपको दोनों के बीच में अंतर समझना है। तो देखिए, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है टेम्परेरी, परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, टेम्परेरी बनाया गया था। ठीक है, ये बुजुर्ग थे और इनको बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन इसके बाद परमानेंट यानी जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या बनाया गया था, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और ऑप्शन में आपको सारे नाम दे देंगे। ठीक है, बच्चा क्या करता है, जल्दीबाजी में पढ़ता है पेपर को, वो ध्यान नहीं देता है, वो उसे लगता है स्थायी अस्थायी इतना ध्यान नहीं देता, जल्दीबाजी में दिखा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको लगा दिया, या फिर मान लो राजेंद्र प्रसाद दिखा, इसको टिक लगा दिया। वो ये देखता ही नहीं है कि वहाँ पे स्थायी पूछा है या अस्थायी पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर आपको समझना है, पेपर में जैसा पूछा है वैसा ही आपको आंसर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो देखिए, प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है, संविधान को ड्राफ्ट करने का जो काम था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। और हमारा मूल संविधान यानी जो ओरिजिनल संविधान था जब ये बना था तो इसमें कितने आर्टिकल थे यानी कितने अनुच्छेद थे, तो 395। ठीक है, 395 ओरिजिनल संविधान जो था उसमें आर्टिकल थे। आज के समय में कितने आर्टिकल हैं, आज के समय में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे बढ़ गए हैं, 450 के आसपास हो सकते हैं, उससे ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि संविधान में संशोधन होता है तो कुछ को हटा भी दिया जाता है, कुछ नए जोड़ दिए जाते हैं, तो उनकी संख्या बदलती रहती है। लेकिन मूल संविधान का पूछे तो आप इतना बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कितने मेंबर थे, और जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था यानी वो छोड़कर चले गए थे तो कितने सदस्य बचे थे। तो देखिए, शुरू में होते थे सदस्य जो परमानेंट मेंबर थे इसके सारे, वो 389 होते थे। ठीक है, 389। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या करा था, इसका बहिष्कार कर दिया था। उसने कहा था कि भाई हम संविधान सभा को नहीं मानेंगे, हमें अलग देश चाहिए, यानी इन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी और अलग से अपनी संविधान सभा बनाएंगे, अपना अलग संविधान बनाएंगे, इस तरीके की बातें करी थी। इन्होंने संविधान सभा को छोड़ दिया था। तो जब इन्होंने छोड़ दिया था तो उसके बाद 299 यानी 299 सदस्य बचे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी, तो 166 बैठकें हुई थी। फिर संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसने किया था ये उद्देश्य प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये कब लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये नेहरू जी के द्वारा लाया गया था और संविधान सभा की तीसरी बैठक में लाया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो तीसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उद्देश्य प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव हमने ये तो समझ लिया कब लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था, ये हम समझ चुके हैं, लेकिन इसमें क्या बातें थी ये आपको समझना है। तो देखिए, संविधान सभा में जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इसका मतलब मेन इसमें जो बातें बताई गई थी वो भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यानी कि हमारा जो संविधान बनेगा, यानी जिस संविधान को हम बनाने जा रहे हैं वो संविधान कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें हम रखेंगे, ये पहले ही डिसाइड हो गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। यानी आप इसको एक तरह से ब्लूप्रिंट मान सकते हो संविधान का। ठीक है, यानी इसमें जैसे कि इसमें बताया गया था कि जो हमारा संविधान बनेगा उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के भले के लिए सरकार काम करेगी। ठीक है, लोगों को कैसे मतलब फायदा पहुंचाया जा सकता है, जन कल्याण के लिए क्या क्या सरकार कर सकती है, वो सारी बातें इसमें रखी गई थी। लोकतांत्रिक सरकार होगी, ये चीजें डिसाइड थी पहले से। तो ये सारी बातें आपको उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है, यानी कि आप संविधान की जो प्रस्तावना है उससे क्या समझते हो, क्या उसका अर्थ है। तो देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है,
ये एक तरह से हमारे संविधान का सार है। आपने देखा होगा कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। अगर उसका हम शॉर्ट समरी बना दें एक पेज में तो वो हमारी प्रस्तावना हो जाती है, ठीक है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का सार है, और भारत के बारे में बताता है कि भारत एक समाजवादी, यानी हमारा जो संविधान है उसमें समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र राष्ट्र जो है इसके बारे में सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है और इसे संविधान की आत्मा भी माना जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन जो है इसने भारत के संविधान के संदर्भ में क्या कहा था? जो क्रिप्स मिशन था इसने क्या कहा था भाई हमारे संविधान के संदर्भ में? तो इसने ये कहा था कि भारतीय संघ की स्थापना जो है संविधान के द्वारा होगी, यानी हमारा जो भारतीय संघ, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे देश को, देश आज़ाद हो रहा था, तो ऐसे में भारतीय संघ बनाना था। तो ये कैसे बनाया जाएगा? ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, ठीक है। और संविधान का निर्माण कैसे होगा? संविधान को कौन बनाएगा? तो संविधान को हमारी संविधान सभा बनाएगी, ठीक है। यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाएगा और उसी संविधान के हिसाब से भारतीय संघ बनाया जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? तो जापान का जो संविधान है उसको हम क्या कहते हैं? शांति संविधान कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारस्परिक निषेध क्या है? इसका क्या मतलब होता है? पारस्परिक निषेध का मतलब होता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के अंदरूनी मामले में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। धर्म तो आप जानते ही हैं, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, यानी सरकार जो है वो धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेगी, ठीक है। ये बातें हैं इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? या फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भारत में क्या है, भारत ने अपने सभी नागरिकों को, यानी भारत के जो सिटीजन हैं जो कि 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, यानी जो 18 साल के हो चुके हैं, ठीक है, उन्हें मतदान का अधिकार दिया है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यानी कि भारत ने अपने सभी नागरिकों को 18 वर्ष की आयु के जो हो चुके हैं उसको मतदान का अधिकार दे रखा है। इसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझनी है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये भी होता है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी रंग रूप हो, कहीं का भी वो रहने वाला हो, भारत में मतलब किसी भी स्टेट में रहने वाला हो, सभी को वोट करने का अधिकार होता है। इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। पहले इसकी एज होती थी 21 साल, लेकिन बाद में इसको घटा के कितना कर दिया गया था? 18 साल। यानी कि पहले 21 साल के जो व्यक्ति होते थे वही वोट दे सकते थे, ठीक है, लेकिन बाद में उस एज को कम कर दिया गया और 18 साल कर दिया गया, यानी 18 साल का हर नागरिक वोट कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है? अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? क्या मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या संविधान? ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए संविधान बहुत जरूरी है। किसी भी देश को अगर बेहतरीन तरीके से चलाना है, उस देश में सारी व्यवस्था अच्छे तरीके से चलानी है, तो एक अच्छा संविधान होना चाहिए, ठीक है। तो संविधान जो होता है ना वो समाज में तालमेल बनाता है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो समाज है वो विविधता से भरा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग है, बोलचाल, लैंग्वेज और उनके रहन सहन, उनका खान पान, सब कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो ऐसे में उनके बीच में विवाद भी हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा दंगा भी हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके बीच में तालमेल बनाने के लिए संविधान जरूरी है, जो कि संविधान तालमेल बनाता है, ठीक है। अगला है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि संविधान के तहत सबके अधिकार पहले से घोषित है कि भाई किसके क्या अधिकार हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कानून व्यवस्था बनी रहती है, ठीक है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी संविधान की जरूरत है। फिर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान की जरूरत है। अच्छे तरीके से शासन चलाने के लिए संविधान की जरूरत है, ठीक है। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए भी संविधान जरूरी है। अगर संविधान नहीं होगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी, कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। संविधान में कुछ नियम कायदे कानून है जिसके तहत ये देश चलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो रचना है वो किस ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और इस योजना को विस्तार से समझाइए। तो देखिए
ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति है जिसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर की वीडियो मैंने बना रखी है, उसको देखिए, वहां पे डिटेल में आपको बताया। ठीक है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल पूछा है वो कौन सा था, कैबिनेट मिशन था। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में समझते हैं तो कैबिनेट मिशन ने बताया था कि भाई हमारे यहाँ पे संविधान सभा के द्वारा ही संविधान वगैरह चलाया जाएगा। ठीक है, बनाया जाएगा। तो इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि कितने मेंबर की बात हुई थी। तो इसमें कहा गया था कि इस संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स होंगे, यानी 389 सदस्य होंगे। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड कर दे कहाँ कहाँ से कितने कितने होंगे, तो जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वहां से 4 होंगे, जो हमारे यहाँ पे रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, वहां से 93 होंगे, और जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, यहाँ से 292 होंगे। अब ब्रिटिश प्रांत कौन से होते हैं, यहाँ पे अंग्रेजों का सीधा शासन था, यानी यहाँ से अंग्रेज सीधा शासन करते थे। देसी रियासतें कौन सी है, रियासतें वो होती हैं जो कि जहाँ से रजवाड़ों यानी देसी जो राजा वगैरह होते थे उनके द्वारा शासन चलवाया जाता था। वैसे शासन यहाँ पे भी अंग्रेजों का था, लेकिन अंग्रेज डायरेक्ट ना चला के राजा के द्वारा शासन चलवाते थे। ठीक है, इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी थे। ठीक है, इन सब से मिला के इतने सदस्य होंगे, ये बातें थी इसमें। इसके अलावा प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख कैटेगरी में बांट दिया गया था। एक तो था उसमें मुस्लिम, दूसरा था सिख, और तीसरा था जनरल यानी सामान्य यानी कि जनरल। 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, यानी जिस समुदाय के सदस्य थे उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को चुना था। ठीक है, देसी रियासतों के प्रतिनिधि हैं, इनके चुनाव का तरीका उनके परामर्श जो था उसे तय किया गया था, परामर्श से तय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल याद करके जाना है, पेपर में पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला या पुष्प गुच्छ क्यों कहा जाता है। ठीक है, या फिर भारतीय संविधान के स्रोत बताइए, यानी हमारे संविधान में जो भी कानून वगैरह इधर उधर से उठाए गए हैं तो वो उसका सोर्स क्या है, यानी किस देश से कौन सी चीज उठाई गई है, ये आपको बताना है। तो देखिए समझते हैं, हमारा जो संविधान है आप ये मान लीजिए लगभग 75% उसका जो हिस्सा है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, यहां से लिया गया है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो अंग्रेजों का कानून था, ठीक है, जिसको कहा जाता था भारत सरकार अधिनियम 1935, जो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेज जिसको चलाते थे, उसका 75% वैसा का वैसा उठा लिया। 75% कानून तो वो है जो अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, 25% उसमें इधर उधर से जोड़ दी गई। तो भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए हैं, इसलिए इसको उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं किस देश से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है, यानी ब्रिटेन का जो संविधान था, यहाँ से क्या क्या लिया गया है, सर्वाधिक मत के आधार पे चुनाव में जीत का फैसला। ठीक है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो था, जो पोस्ट सिस्टम था, यानी कि जो ज्यादा वोट लेकर आएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, उसको जीत मिलेगी, ये सिस्टम ब्रिटेन से उठाया गया। फिर हमारी सरकार का संसदीय स्वरूप है, आप अच्छे से जानते हैं, चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन जो होगा वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून निर्माण की विधि, कानून कैसे बनाया जाएगा, ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो इसमें आप देखोगे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो सिद्धांत है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान है, वहां से क्या लिया गया है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, जिसको डीपीएससी कहा जाता है, ये कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, 12 सदस्य, 2 सदस्य जो होते थे वो लोकसभा के होते थे। ठीक है, जो कि अब खत्म कर दिए गए। तो जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, वो व्यवस्था जो है वो भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, प्रस्तावना हो गई, ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। ठीक है, फिर कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, जो मजबूत केंद्र सरकार है और जो हमारे यहाँ पे संघवाद की व्यवस्था है, फेडरलिज्म जो है, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और अगला लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए आप, 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता बताओ, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो आप सबसे पहला पॉइंट यही लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का संविधान जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का संविधान है। फिर हमारा जो संविधान है ना, तो ये बहुत ज्यादा लचीला है
और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है। बहुत ज़्यादा कठोर होने का मतलब क्या होता है कि ऐसा संविधान जिसमें कोई बदलाव या चेंजेस आसानी से ना किया जा सके। और लचीले का मतलब होता है ना तो इतना, मतलब ऐसा संविधान है कि आसानी से कोई भी आए उसमें चेंजेस कर दे, इतना लचीला भी नहीं है और इतना कठोर भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान जो है इसके अनुसार हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं माना जाएगा। दुनिया का सबसे सफलतम संविधान है। हमारा संविधान हमको मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली को स्थापित करता है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप होती है भारत में। पूरे देश में कहीं भी रहो आपकी नागरिकता केवल एक रहेगी, वो रहेगी भारतीय। और इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की आपने विशेषता खूबियां तो बता दी, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी बताइए। तो कमियां आप कैसे बताओगे? आप ये बताओगे कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा संविधान है। ठीक है, अन्य देशों के संविधान से इसमें बहुत सारे प्रावधान उधार लिए गए और अंग्रेजों का जो संविधान था वही चला आ रहा है ज्यादातर। ठीक है, वही कानून इसमें चले आ रहे हैं। फिर भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, भारत की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, सबकी नुमाइंदगी नहीं करता है ऐसा माना जाता है, इसकी कुछ कमियां मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि एक सभ्य समाज में, सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए किसी भी अगर हम सभ्य समाज की बात करें, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, किसी भी अगर हम सभ्य समाज की बात करें तो वहाँ पे नागरिकों को अपना सर्वांगीण विकास करना यानी अपना विकास करना है, तो उसके लिए बहुत सारे अधिकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अधिकार कौन कौन से, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार। ठीक है, ये सारे अधिकार की आवश्यकता होती है, तभी वो अपना विकास कर पाएगा। ये सभी अधिकार और मूल्य जो है समाज को कौन देगा? ये संविधान देगा। यानी ये सारे अधिकार कौन देता है हमको? संविधान देता है। ठीक है, इसलिए किसी भी सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, भारतीय संविधान में अधिकार। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, अधिकार जो होते हैं ना, अधिकार के बिना मनुष्य जो है वो अपना विकास नहीं कर सकता है। यानी किसी भी मनुष्य को अगर अपना सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए उसको अधिकार की आवश्यकता होती है। ये अधिकार हमको कौन देता है? हमारा संविधान देता है। ठीक है, तो अधिकार ऐसा हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए, ठीक है, जिसकी वह मांग करता है, वही अधिकार कहलाता है। यानी अधिकार क्या है? एक ऐसा हक होता है जो हम सभी को चाहिए होता है, किस लिए? ताकि हम समाज में रह सके, अपना विकास कर सकें। और कानून के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती हैं। और अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है, मान लो अगर हमें अधिकार मिले हुए संविधान से, कोई उसका हनन करता है, तो उसकी अधिकार की सुरक्षा कौन करेगा? तो कानून सुरक्षा करेगा। ठीक है, आप कानून के सामने जा सकते हैं, ठीक है, और आप बता सकते हैं कि भाई मेरे अधिकारों का ऐसे ऐसे हनन हो रहा है, तो कानून उसकी रक्षा करने के लिए पूरा जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य अधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं। ठीक है, विधायिका इन अधिकारों में संसद में कानून बनाकर परिवर्तन भी कर सकती है। ऐसे अधिकारों को हम सामान्य अधिकार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे अधिकार जो सिंपल जो कानून होते हैं, साधारण कानून जो होते हैं, उसकी सहायता से आराम से लागू किए जा सकते हैं। संसद चाहे तो उसमें कुछ चेंज भी कर सकती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? सामान्य अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए, हमारा संविधान जो है उसके भाग 3 यानी कि जो पार्ट 3 है, इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको क्या मिलेंगे? मौलिक अधिकार की चर्चा मिलेगी। ठीक है, मौलिक अधिकार हमें हमारा संविधान देता है और ये वो अधिकार है जिसकी संविधान गारंटी देता है। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी भी हमारा संविधान देता है। और अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो हम कहाँ पे जाएंगे? न्यायपालिका में जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं ये है, इसमें समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सारे क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये 6 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था? एक और मौलिक अधिकार होता था, यानी पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे। ठीक है, तो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा होता था? उसको कहा जाता था संपत्ति का अधिकार। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये संपत्ति का अधिकार जो कि हमारा मौलिक अधिकार होता था, अब ये मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और इसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य से क्या तात्पर्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है,
हम सभी क्या बात करते हैं, हम ये बातें करते हैं कि हमको मौलिक अधिकार चाहिए, ठीक है, सब अधिकारों की बात करते हैं, हमें इस चीज़ का अधिकार दो, हमें उस चीज़ का अधिकार दो, संविधान से हम हमेशा डिमांड करेंगे कि हमको ये अधिकार चाहिए। लेकिन अधिकार तो चलो आपको दिए संविधान ने, आपके कुछ कर्तव्य भी तो होंगे ना, जो कर्तव्य आपके होंगे देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, ऐसे कर्तव्यों को कहा जाता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। यानी हमने अधिकार लिए संविधान से, हमको उसके बदले में कुछ अपने अच्छे कर्तव्य भी रखने हैं सामने। तो हमारा कर्तव्य क्या होगा, तो हमारा संविधान जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, तो ऐसे में नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने संविधान का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें, अपने राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, अपनी राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करें, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो होते हैं मूलतः नागरिकों को देश के प्रति समर्पण को दिखाता है। यानी मौलिक कर्तव्य से पता लगता है कि एक नागरिक कैसे देश के प्रति अपना समर्पण रख सकता है, ठीक है। 1976 में क्या हुआ था, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची आर्टिकल 51A में यानी 51 का में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। यानी 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, ये हैं। तो मौलिक कर्तव्य बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बता सकते हो, इसमें तो कुछ इतना याद भी नहीं करना है। आपका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भी आपको अगर बताना पड़े तो भाई उसकी तो फिर क्या ही हम कहेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है हमारा हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हमें अपना जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है, उसका सम्मान करना चाहिए, अपना जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उसको अपने हृदय में सजाए रखना है, ठीक है, संजोए रखना है। यानी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें जो हमारे नायक थे, जो हीरो थे, ठीक है, तो उन सब के बारे में हमें अपने दिल में उनके आदर्शों को रखना है, उनका सम्मान करना है, उनको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, यानी देश को टूटने से बचाना है, देश के टुकड़े नहीं होने देना है, ठीक है, देश में एकता स्थापित करके रखनी है। फिर राष्ट्र रक्षा और सेवा के लिए तत्पर रहना, यानी अपने देश की रक्षा के लिए, ठीक है, अगर मान लो अगर आपको अपने देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो आप बिल्कुल तैयार रहें। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मौलिक कर्तव्य हो जाता है। हमें अपने नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना है, एक दूसरे के साथ भाईचारा हो, लड़ाई झगड़ा संघर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक जो संस्कृति है, इसका जो गौरवशाली जो परंपरा है, ठीक है, इसको हमको समझना है और इसको बनाए रखना है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है इसको हमें समझना है, अपने कल्चर को समझना है, अपनी संस्कृति को समझना है और इसको बचाए रखना है। क्योंकि आपको पता है हमारी संस्कृति धीरे धीरे उसका ह्रास होता जा रहा है और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हम पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है, यानी हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, ठीक है, पेड़ पौधों को कटने नहीं देना, उनकी रक्षा करनी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की संभावना, इन सब का विकास करना है। फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, ठीक है। आप देखते हो कि कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बसों में आग लगाना शुरू कर देते हैं, ऑफिसों में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, सड़कों में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं करना, हमें सार्वजनिक संपत्ति की हमेशा सुरक्षा करना है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना है, ठीक है, यानी अपने देश को स्वच्छ रखना है, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, दंगा, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हमें बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने हैं, ठीक है। और माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जरूर प्रदान करवाना है, ठीक है। पहले 10 ही होते थे मौलिक कर्तव्य, ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सभी जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच के उनको एजुकेशन जरूर दिलवानी है। तो ये हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उससे क्या अभिप्राय है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, यानी जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान निर्माता जो थे, वो संविधान बनाते समय एक बात को अच्छे से समझते थे कि हम जो संविधान बनाकर जा रहे हैं, ये संविधान हमेशा मतलब परफेक्ट संविधान नहीं कहलाएगा, इसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी और कभी ना कभी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो हमने अधिकार दे दिया ये हमेशा काम नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ और देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो इस चीज को समझते थे, इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्व जो है वो इसमें डाले, ठीक है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा
बहुत से नियमों की जरूरत है। कहने का मतलब है कि संविधान बनाने वाले इस चीज को समझते थे कि हमने जो कानूनी अधिकार दे दिए हैं या जो मौलिक अधिकार हमने दे दिए हैं ये इतने काफी नहीं है, कहीं ना कहीं इसके अलावा भी कुछ नियमों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसके तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है कि सरकारों को कुछ अधिकार दे रखा है कि मौलिक अधिकार तो जनता की कल्याण के लिए है ही, लेकिन उसके अलावा भी और कोई किसी अधिकार की आवश्यकता होती है तो सरकार उस चीज के लिए काम करे, सरकार उस समस्या को दूर करे। ठीक है, ये चीज किस पे छोड़ दी? सरकार पे छोड़ दी। और ये सरकार पे कोई बोझ नहीं है कि सरकार को करना ही करना है। ठीक है, इसके लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई अदालत, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, उसको चुनौती दे सकते हो, कोर्ट उसको सुनेगी। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ना तो सरकार पे कोई बंधन है, ठीक है, ना आप कोर्ट पे जा सकते हो, ना कोई कोर्ट पे बंधन है। तो बिल्कुल फ्री मोड में इसको छोड़ा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार सरकार चाहे तो जन कल्याण के लिए, ठीक है, जनता की भलाई के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी ला सकती है जिससे जनता को फायदा मिले। और इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाता है, सरकार से कहा जाता है कि सरकार की का दायित्व है कि जिस सीमा तक हो सके इनको लागू करें, यानी जनता की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो सरकार करे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ठीक है, किस मौलिक अधिकार को हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो देखिए, जो डॉक्टर अंबेडकर हैं इन्होंने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको याद रखना, इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्यों कहा है भाई? क्योंकि यह अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा ही इससे होती है। ठीक है, तो देखिए, इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर सीधा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, यानी मान लो किसी के मौलिक अधिकार हैं, उसका अगर हनन हो रहा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। वो किस अधिकार के तहत जा सकता है? इसी अधिकार के तहत जा सकता है। इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट माना गया है, इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या करते हैं? स्पेशल प्रकार के रिट जारी करते हैं, यानी विशेष प्रकार के आदेश जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायपालिका कौन से रिट जारी करती है? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति, मान लो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया, हनन हो गया, ऐसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है और मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कह सकता है। तो सरकार को कोर्ट जो है आदेश देगी कि इसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और इसने कराए, और तुम इस आदेश को लागू करवाओ और उस जो गलत कर रहा है उसको सजा दो। ठीक है, तो न्यायालय क्या करता है? कई प्रकार के आदेश जारी करता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? रिट कह सकते हैं। ये रिट कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये रिट होते हैं। अब एक एक करके इन रिट के बारे में भी जान लेते हैं। ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अदालत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है। ठीक है, अगर अदालत को लगता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको कहेगी कि इसे यहाँ लाओ हमारे सामने। और यदि गिरफ्तारी का तरीका या गिरफ्तारी का कारण गैर कानूनी है, यानी लगा कि कोर्ट को किसको गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, बिना किसी वजह के इसको गिरफ्तार कर लिया, अगर ऐसा कोर्ट को लगा तो ऐसे में न्यायालय उस गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे देगी। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परमादेश, भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो परमादेश क्या होता है? जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई सरकारी पदाधिकारी, यानी सरकारी पद पे कोई ऐसा अधिकारी है जो कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, यानी उसकी जो जिम्मेदारी है उसका वो पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लो उसकी जो भी अधिकार है उसका वो अगर पालन नहीं करता है, तो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार को वो प्रभावित कर रहा है तो इससे क्या करेगा? न्यायालय परमादेश का इस्तेमाल करेगा और उसको इस काम को करने से रोक सकता है। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है इसके बीच में संबंध बताइए। तो देखिए, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जहां पे मौलिक अधिकार से काम नहीं चलता, लगता है कि और कुछ अधिकार होने चाहिए, तो नीति निर्देशक तत्व के तहत वो चीज की जा सकती है। ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक के रूप में देखते हैं। जहां पे मौलिक अधिकार जो है सरकार के कुछ कार्यों पर बैन लगाता है, यानी सरकार के कुछ काम पे मौलिक अधिकार बैन लगाते हैं, तो दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व हैं जो सरकार को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो जनता की भलाई के लिए कुछ काम करे। ठीक है, और देखो,
मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, यानी इंडिविजुअल के अधिकार की बात कर रहा है, किसी व्यक्ति के अधिकार की बात। जबकि नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किसी एक व्यक्ति की बात ही नहीं करता, वो पूरे समाज की बात करते हैं, ठीक है, पूरे समाज के अधिकारों की बात करते हैं। कभी कभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से ये मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझिए। देखिए क्या हुआ, हमारी सरकार ने ये देखा कि भारत में कुछ ऐसे वर्ग हैं, जैसे कि जमींदार वर्ग था, ऐसा वर्ग था जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है, हजारों एकड़ की ज़मीनें हुआ करती थी इनके पास, बहुत सारी ज़मीन होती थी और बहुत अमीर लोग होते थे। जबकि हमारे देश में किसान लोग होते थे जो बहुत गरीब होते थे। कई किसान तो ऐसे होते थे जो भूमिहीन होते थे, उनके पास अपनी खुद की लैंड, खुद की भूमि तो होती ही नहीं थी। तो सरकार ने ये देखा कि ये बहुत असमानता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खेती नहीं कर रहा है, खेती नहीं करता, जमींदार खेती नहीं करते, लेकिन उसके पास इतनी सारी ज़मीन है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रोजी रोटी खेती से चल रही है, उसके पास ज़मीन ही नहीं है बेचारे के पास। तो सरकार ने एक कानून लेकर आई, सरकार कानून लाने का प्रयास किया सरकार ने कि हम क्या करेंगे, ये जो भूमि है इनसे लेकर दूसरे लोगों में बांट देंगे, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही थी, सरकार जनता की भलाई देख रही थी, ठीक है। यहाँ पे जनता की भलाई देख रही थी सरकार, समाज की भलाई देख रही थी। यानी कि किसी एक जमींदार को उससे नुकसान हो सकता है, उसकी जमीन छीनी जा सकती है, लेकिन उससे सैकड़ों लोगों को, कई लोगों को फायदा हो सकता है। तो सरकार ने ये देखा, तो ऐसे में क्या था, वो चला गया कहाँ पे, वो चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जाके क्या कह रहा है वो कि भाई ये तो मेरा संपत्ति का अधिकार है, और ऐसे में मेरे संपत्ति का अधिकारों का हनन हो रहा है, ये तो मेरी संपत्ति थी, इसको कैसे कम किया जा सकता है, किसी और को कैसे दिया जा सकता है। तो वो कोर्ट में चला गया, क्यों, कह रहा है कि मेरे मौलिक अधिकार हैं, मुझको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, संपत्ति का अधिकार। उस समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता था, बाद में उसको हटाया गया था, ठीक है। तो ऐसे में क्या देखा आपने कि सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, यानी जनता की भलाई के लिए कुछ कदम उठाना चाह रही है, लेकिन वो टकरा जा रहा है, किससे टकरा रहा है, मौलिक अधिकार से टकरा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में फिर सरकार ने क्या करा, उसको मौलिक अधिकार से हटा ही दिया। उन्होंने बोला संपत्ति का अधिकार है ना, लो यहाँ से हटाते हैं हम, अब ये कानूनी अधिकार है, अब जाओ कोर्ट में जाके लड़ो, ठीक है, केस लड़ो जाके। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चुनाव से क्या अभिप्राय है, आप चुनाव से क्या समझते हैं। तो देखिए, किसी फैसले को लेने में सभी नागरिक जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट तो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, इसलिए जनता जिस प्रोसेस, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने नेता को चुनती है, ये प्रक्रिया जो है चुनाव कहलाती है, यानी कि इसको चुनाव कहा जाता है। चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुनकर संसद में या फिर विधानसभा में भेजती है, उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मान लो किसी चीज पे कोई फैसला लेना है, तो करोड़ों नागरिक, भारत के नागरिक जो है वो करोड़ों की संख्या में है, तो करोड़ों नागरिक को एक साथ एक जगह पे लाना पॉसिबल नहीं है। तो सरकार जिस तरीके को अपनाती है, ठीक है, इसमें सरकार क्या करती है, चुनाव वाली प्रोसेस को अपनाती है, तो इसी को चुनाव कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, वोट देकर आते हैं और अपने नेता को चुनते हैं, जिसको जनप्रतिनिधि या फिर जनता का नेता कहा जाता है, ठीक है। और वो हमारी तरफ से फिर आगे हमारी बातों को संसद में या विधानसभा में लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लोकतंत्र है, इसमें क्या अंतर होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझते हैं, बहुत सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जो होती है डेली, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, डेली लाइफ के जो फैसले होते हैं, और सरकार चलाने में सीधा हिस्सेदारी लेते हैं, डायरेक्ट। प्राचीन यूनान की स्थानीय सरकार को आप ऐसा कह सकते हो। एग्जाम्पल दे रखा है, प्राचीन यूनान में क्या होता था, जो स्थानीय सरकार होती थी छोटी सी जनसंख्या के लिए, लोगों को एक जगह इकट्ठा करती थी, कोई फैसला लेना होता था, लोगों से पूछती थी बताओ हम ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोग या तो हाथ उठा के उसको सपोर्ट करते थे या फिर मना कर देते थे, और सीधा फैसला वहीं के वहीं हो जाता था। तो ऐसा होता था, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम सीधा सीधा बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र खास तौर से ग्राम सभाएं जो होती हैं या ग्राम पंचायत होती है, वहां पे भी इसी को माना जाता है, ठीक है। और ये इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जो मैंने आपको बताया, या फिर एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो क्लास है, क्लास में 40 बच्चे हैं मान लो, टीचर किसी को मॉनिटर बनाना चाह रही है, एग्जाम्पल, तो टीचर उससे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई किसको मॉनिटर बनाया जाए, ये 2 बच्चे हैं, इनमें से किसको आप चाह रहे हो मॉनिटर बनाया जाए। तो बच्चे जिसको ज़्यादा वोट करेंगे बोलेंगे इसको बना दो, तो उसको तुरंत ही बना दिया जाएगा। इसको भी हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है ये समझिए। जब लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हों, ठीक है, लाखों करोड़ों की संख्या में अगर लोग हैं, तो ऐसे में फैसला लेना हो
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जनता के शासन का मतलब यहाँ पे है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन। इसमें क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है और ये लोग शासन में भाग लेते हैं और कानून बनाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लो हम सभी नागरिक हैं भारत के, ठीक है, हम क्या करेंगे, वोट देंगे, हम वोट देते हैं किसी कैंडिडेट को और उसको जिता देते हैं, तो वो हमारा प्रतिनिधि यानी हमारा नेता बन के जाता है संसद में या विधानसभा में और हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए मांग उठाता है, ठीक है, हमारी समस्याओं को वहां पे रखता है। तो इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी हम डायरेक्ट तो यहाँ पे शामिल नहीं हुए लेकिन इनडायरेक्टली हमने किसी को वोट देकर वहां पे भेज दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चुनाव आयोग के बारे में बताइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या जानते हो आप इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कब बना था चुनाव आयोग, कब इसकी स्थापना हुई, तो आप कहोगे सन 1950 में। इसका काम क्या है, तो इसकी जो मेन जिम्मेदारी होती है वो होती है चुनाव करवाने की, ठीक है, यानी भारत में चुनाव कराने की जो मेन जिम्मेदारी होती है वो होती है हमारे चुनाव आयोग की, ठीक है। और हमारे संविधान के किस आर्टिकल में इसकी जानकारी मिलती है, तो 324 में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और इसमें क्या होता है कि भारत के जो निर्वाचन आयोग होता है इसकी मदद करने के लिए हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। और निर्वाचन आयोग जो है वो लोकल जो चुनाव होते हैं जैसे पंचायत या स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो कि इसको जो लोकल चुनाव होते हैं उसको कराया करते हैं। फिर जो निर्वाचन आयोग से अलग काम करते हैं, हमारा जो चुनाव आयोग है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के काम करता है क्योंकि ये एक स्वतंत्र संस्था होती है, ठीक है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचक आयुक्त, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पहले चुनाव आयुक्त जो है हमारे देश में वो कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के काम क्या हैं, काम बताइए। तो चुनाव आयोग जो है वो काम करता है मतदाता सूची बनाना यानी वोटर लिस्ट बनाने का काम करता है। फिर चुनाव का संचालन करवाना यानी देश में इलेक्शन करवाने का काम भी चुनाव आयोग का है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम इन्हीं का है। आचार संहिता लागू करते हैं यानी कि कुछ विशेष कानून जो कि चुनाव की डेट की घोषणा के बाद जब तक चुनाव हो नहीं जाता तब तक ये लगे रहते हैं, इसको आचार संहिता कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक जो पार्टियां हमारे यहाँ पे इनको चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम भी इसी का है। राजनीतिक पार्टी जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका काम भी यही करते हैं। चुनाव के दौरान उम्मीदवार के द्वारा कितना पैसा खर्च किया जा सकता है इसकी सीमा भी यही तय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है यानी हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है उसकी आपको मुख्य कमियां बतानी है कि क्या इसकी मुख्य कमियां होती हैं। तो इसका मुख्य कमियां में आप क्या क्या बताओगे कि चुनाव के दौरान क्या होता है, जो हमारी राजनीतिक पार्टी होती हैं ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती हैं, बहुत पैसा खर्च करती हैं, अंधा पैसा लगा देती हैं, ठीक है। चुनाव के समय ये वोटों को खरीदते हैं, लोगों को लालच देते हैं और राजनीतिक दल कई बार जाति और धर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट मांगने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। और हमने एक और कमी देखी है कि राजनीति में यानी कि हमारे जो राजनीति है, जो हमारे नेता वगैरह होते हैं इसमें बहुत सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के सामने लुभावने वादे किए जाते हैं जो कि बहुत गलत है, ठीक है। चुनाव में कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वोट के बदले में पैसे देना, वस्तु देना या कई बार शराब बांटी जाती है। आपने देखा होगा कई बार चुनाव के आसपास शराब की कई सारी बोतलें पकड़ी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे काम कराए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो ये आप कमियां बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव प्रणाली में अगर सुधार किया जाए तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। तो आप बता सकते हो कि अगर चुनाव प्रणाली में सुधार करना है तो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन अपने देश में इतना पॉसिबल और इतना कामयाब ये हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर इसको कर देंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि जिस राजनीतिक पार्टी को जिस अनुपात में सीटें मिल रही है ना, वो वोट मिल रहे हैं उसी अनुपात में उसको सीटें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए तो कुछ सुधार हो सकता है। यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस हो तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, ठीक है।
चुनाव में पैसा पानी की तरह जो बहा रहे हैं इस पे रोक लगाई जाए, धर्म जाति का जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस पे रोक लगाई जाए, ठीक है। राजनीतिक पार्टी जो है जो बहुत उल्टे सीधे काम करती हैं उनकी कहीं ना कहीं उन पे कंट्रोल किया जा सकता है। जाति और धर्म के आधार पे वोट मांगना बिल्कुल गलत है, उस पर रोक लगाया जाए। धर्म के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को ही क्यों लागू किया गया। तो देखो, अगर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की प्रक्रिया को देखें तो वो बहुत जटिल होती है, बहुत मुश्किल होती है। यदि किसी छोटे देश में इसको लागू करना होगा तो वहां पर पॉसिबल है, लेकिन भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में इसको लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर सर्वाधिक जो वोट से जीतने वाली जो प्रणाली है बहुत सिंपल होती है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि बताइए राष्ट्रपति जो है एक अलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट करना है। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ पे होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन ये जो पद है एक तरह से अलंकारिक प्रधान होता है, क्योंकि असली जो ताकत होती है, असली जो शक्ति होती है उसका प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और उसकी मंत्री परिषद जो होती है उसके द्वारा किया जाता है। यानी असली पावर हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है और कैसे। तो प्रधानमंत्री किन परिस्थितियों में ज्यादा ताकतवर होगा, कहां पे प्रधानमंत्री कमजोर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली होता है, ठीक है। यानी कि मान लो लोकसभा में किसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है और उस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है तो वो बहुत ही ताकतवर होगा, ठीक है। लेकिन जब बहुमत नहीं होता है तो उसे सभी काम सहयोगी दलों के नेताओं की सलाह पे ही करने पड़ते हैं। मान लो अगर जो पार्टी है या जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बहुमत नहीं प्राप्त है, वो गठबंधन की सरकार चला रहा है, एक पार्टी के साथ, दो पार्टी के साथ, तीन पार्टी के साथ या उससे ज़्यादा पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रहा है, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, वहाँ पे वो कमज़ोर होगा। कोई भी काम करना होगा तो अपनी सहयोगी पार्टियों से उसको सलाह करनी पड़ेगी, ठीक है, उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो नियम कायदे कानून जो होते हैं उसको लागू करवाने का काम करता है। यानी कि जो विधायिका ने कानून बना दिए हैं उसको लागू करवाने का काम जो है वो कार्यपालिका करती है, ठीक है। और विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन सभी को लागू करने का काम जो होता है कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, और मंत्री, सरकारी कर्मचारी, जितने भी सिविल सेवा के जो सदस्य होते हैं वो सारे के सारे मिलाकर कार्यपालिका में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो मेनली कार्यपालिका की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदात्मक, ठीक है। अब अध्यक्षात्मक कौन सी कार्यपालिका होती है। तो ऐसी कार्यपालिका जहां पर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है वहां पे राष्ट्रपति जो होगा वो देश का प्रमुख होगा, यानी मेन जो पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी। राष्ट्रपति ही सरकार का भी प्रमुख होगा, देश का भी प्रमुख है, सरकार का भी प्रमुख है। राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो ज्यादातर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ऐसी जगह जहां पे ऐसी व्यवस्था होती है उसको अध्यक्षात्मक कहा जाता है, ठीक है, अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रमुख होता है, ठीक है। देश का तो प्रमुख राष्ट्रपति यहाँ पे भी है, लेकिन जो सरकार होती है ना, सरकार का प्रमुख जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है उसको अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। फिर है संसदात्मक। इसमें क्या होता है, सरकार का जो प्रमुख है यानी सरकार का हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता भी प्राइम मिनिस्टर ही होगा, ठीक है। विधायिका के प्रति जवाबदेह भी यही होगा। तो जहां पे ऐसी व्यवस्था होती है उसे संसदात्मक कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए। तो राजनीतिक कार्यपालिका जिसको हम अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये 5 साल के लिए चुनी जाती है। जो हमारे नेता वगैरह होते हैं जिसको हम चुनाव करते हैं, जिताते हैं, ठीक है, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और इनको समय से पहले हटाया भी जा सकता है, यानी सरकार जो है समय से पहले गिराई भी जा सकती है। अपने कार्यों में ये निपुण नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका। दूसरी तरफ होता है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं, इसमें ऐसे लोग होते हैं जो रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं, ठीक है। ये सरकारी कर्मचारी वगैरह जो होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं और अपने काम में ये दक्ष और एक्सपर्ट होते हैं, यानी एक्सपर्ट हैं, अपने काम को अच्छे से जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। ये तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद भी ये करते हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे नेता वगैरह होते हैं जो जो चुनाव लड़कर चुनाव जीत कर आते हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, एक्सपर्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन ये परीक्षा देकर आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं। ठीक है, ये एक्सपर्ट भी होते हैं और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता भी करते हैं। ये जो बड़े बड़े जो ये प्लान बनाए जाते हैं आईएएस आईपीएस इनके अधिकारियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। तो कार्यपालिका जो है सरकार का वह अंग होता है जो कानून को लागू करता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया था। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अध्यक्ष होता है, यानी मेन होता है, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को मिली एक स्वविवेकीय शक्ति के बारे में बताना है, यानी कि मतलब विवेक के आधार पे, यानी अपने विवेक अपने दिमाग के आधार पे राष्ट्रपति किस चीज़ को चुन सकता है। ऐसी कोई शक्ति है क्या भारत के राष्ट्रपति के पास, तो आप कहोगे यस। वो कब होगी, यानी जब मान लो लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। ठीक है, तो ये स्वयं विवेकीय शक्ति हो गई। अगला क्वेश्चन है कि पॉकेट वीटो से क्या अभिप्राय होता है। तो देखिए, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पे अनुमति दिए बगैर उस विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रख ले, तो ऐसी स्थिति में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसका वर्णन कीजिए। जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि देश में आक्रमण हो जाए, ठीक है, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यदि देश में कोई वित्तीय संकट आ जाए तब भी क्या कर सकता है, अधिवेशन नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति कुछ बड़े फैसले ले सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन यानी इमरजेंसी वाली शक्तियों में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सके, इस उद्देश्य के लिए संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान में दलित जो हैं और जो आदिवासी हैं यानी SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है ताकि सभी लोग सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसमें शामिल हो सकें और देश की जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें शामिल होने का उनको मौका मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। कैसे, बिल्कुल, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना वो करता तो राष्ट्रपति है। ठीक है, और इसलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार के खिलाफ किसी व्यक्ति को नहीं बना सकता कि राज्यपाल किसी को भी बना दे, कहीं ना कहीं कैबिनेट और जो केंद्र सरकार है उसके कहने पे ही बनाता है। ठीक है, और जो ये होता है राज्यपाल होता है वो एक तरह से केंद्र के एजेंट के रूप में ही काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य की जो CM है यानी उस राज्य का जो भी CM होगा उसके साथ कई बार उसका विवाद हो जाता है, वो इसीलिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, ये आपको बताना है। तो देखिए भारत में लोक सेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे ट्रेंड और एक्सपर्ट अधिकारी होते हैं। वो अपने विषय में पारंगत यानी अपने विषय में जिस सब्जेक्ट के वो होते हैं, जिस क्षेत्र के वो होते हैं उस क्षेत्र में। ठीक है, जैसे मान लो कोई IAS ऑफिसर है तो उसका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें वो क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, पारंगत होगा। इसलिए नीतियों को बनाने में यानी पॉलिसी को बनाने में और उसको लागू करने में जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, उनकी हेल्प यही करते हैं। ठीक है, नेता उनके बस की नहीं है क्योंकि वो तो पढ़े लिखे भी नहीं होते। कई नेता तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे होते, वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको इन अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये पढ़े लिखे भी होते हैं और एक्सपर्ट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी जो नीति है जनता तक पहुंचती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, यानी नौकरशाही के माध्यम से ही सरकार की जो परियोजनाएं होती हैं वो जनता तक पहुंचती हैं। बिल्कुल हम सहमत हैं, क्योंकि सरकार का काम है कानून बना देना, जनता के हित के लिए पॉलिसी बना देना, लेकिन उसको लागू करवाने में कहीं ना कहीं नौकरशाही काम आती है। यानी कि आप कहोगे हाँ, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य जो होते हैं दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और वो राजनीतिज्ञों को नीति बनाने में मदद करते हैं, उसको लागू करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के ऐसे कौन से विशेष अधिकार हैं जो राष्ट्रपति की शक्ति को प्रभावी बनाते हैं। एक तो वीटो पावर, वो किसी भी विधेयक को लंबे समय तक रोक सकते हैं। गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को
ठीक है, एक विशेष अधिकार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय कार्यपालिका की कोई 4 विशेषता आपको बतानी है। तो जहाँ पे संसदीय कार्यपालिका होती है वहाँ पे आप देखोगे तो सरकार का जो हेड होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति राजा रानी हो सकता है, लेकिन सरकार का प्रमुख जो होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होगा हमेशा, और वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार भी होगा। ठीक है, तो ये होती है संसदीय कार्यपालिका की विशेषता। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच में सेतु यानी एक पुल का काम करता है। स्पष्ट करो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, सदन की कार्यवाही के बारे में जानकारी देता है, और सदन को राष्ट्रपति का संदेश भी देता है। राष्ट्रपति का कोई संदेश है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, उसको सदन को देगा। सदन की कोई जानकारी है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो बीच में एक तरह से पुल का काम कर रहा है वो। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले जो देश होते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा किन कारणों से होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, जहाँ पे संसदीय व्यवस्था होती है ना वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि जो कैबिनेट होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, उस पर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का पूरा कंट्रोल होता है। अधिकारी वर्ग जो होता है उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। लोकसभा का वो नेतृत्व करेगा, मीडिया तक उसकी पहुंच होगी, चुनाव के दौरान उसके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का उभार होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया या कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाता है तो वो एक नेशनल लेवल के नेता के रूप में उसकी छवि होती है। ठीक है, विदेशी यात्रा जो होती है उसके दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि होती है उसकी, और देश के लिए जो संधि समझौते होते हैं, किसी दूसरे देश से कोई ट्रीटी, कोई MOU साइन करना है मान लो, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति जो होते हैं अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। स्पष्ट करो। बिल्कुल, क्योंकि केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता जो होते हैं उसको ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको मन करेगा उसको प्राइम मिनिस्टर बना देगा, बहुमत दल वाले का नेता होना चाहिए। फिर गठबंधन के समय भी मान लो, अगर गठबंधन का समय है, किसी को बहुमत ही नहीं मिला, तो उस समय भी कहीं ना कहीं सदन का जिसे विश्वास प्राप्त हो, ठीक है, राष्ट्रपति को लगता हो कि ये चला सकता है, उसी को वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पे अंकुश लगा है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल, क्योंकि जब तक पूर्ण बहुमत मिलता रहेगा प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी पार्टी को, तब तक उसका बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, उसकी कहीं ना कहीं उसकी ज़्यादा चलेगी, उसकी तानाशाही भी हो सकती है। लेकिन अगर गठबंधन वाली सरकार रहेगी ना तो कहीं ना कहीं उसकी शक्तियों पे अंकुश लगेगा। तो आप ये बता सकते हो। तो आप यहाँ कहोगे हाँ, हम इस कथन से सहमत है कि गठबंधन के युग के दौरान प्राइम मिनिस्टर की जो शक्तियाँ होती है उस पर अंकुश लगा है। ठीक है, राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श कहीं ना कहीं बढ़ता है। कोई भी नीति लाने से पहले, कोई भी पॉलिसी को लागू करने से पहले गठबंधन वाले जो नेता होते हैं उनसे बात करनी पड़ती है। गठबंधन वाला प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रियों का चयन भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, उसे गठबंधन से बात करके ही मंत्री कहीं ना कहीं तय करने होते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा विधायिका। विधायिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि विधायिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विधायिका जो होती है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। होता क्या है, देखिए जिन नेताओं को हम वोट देकर जिताते हैं उनको हम चाहे लोकसभा में भेजते हों, चाहे विधानसभा में भेजते हों, चाहे निगम यानी कॉरपोरेशन या फिर पंचायत वगैरह में भेजते हों, वो हमारे क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, यही विधायिका का निर्माण करते हैं। विधायिका जो होती है वो कानून का निर्माण करती है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। संघ की विधायिका यानी जो पूरे केंद्र की विधायिका है उसको हम संसद कहते हैं, चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। और राज्य की विधायिका को हम क्या कहते हैं, जो स्टेट होते हैं उसकी विधायिका को हम विधानसभा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यानी कि जो हमारी विधायिका है इसमें हमारा राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और प्रेसिडेंट हो गया, इनको मिलाकर हमारी विधायिका बनती है। ठीक है, राज्यों की विधायिका जो है उसको हम विधानसभा या विधानमंडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विसदनात्मक विधायिका से क्या अभिप्राय है, या फिर द्विसदनात्मक विधायिका के कोई लाभ बताइए। तो सबसे पहले द्विसदनात्मक विधायिका क्या होती है ये समझ लो। देखिए केंद्र की विधायिका तो हम सब जानते ही हैं कि केंद्र की जो या संघ की जो विधायिका होती है उसको हम संसद कहते हैं, और संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी हम जानते हैं। इसी तरीके से कुछ राज्य ऐसे हैं, सभी राज्यों में नहीं, कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर भी 2 सदनीय विधायिका है। एक को तो विधानसभा
या विधान मंडल कहते हैं, ठीक है। दूसरे को विधान परिषद कहा जाता है। जिस तरीके से राज्यसभा लोकसभा कार्य करती है उसी प्रकार से विधानसभा और ये जो विधान परिषद होती है ये भी काम करती है स्टेट में, ठीक है। तो देखिए, अगर जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका होगी स्टेट में तो उसके क्या फायदे होंगे। इसके फायदे ये होंगे कि समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा सदन जो है वो प्रथम सदन के कार्यभार को कम करेगा और हर चीज पे 2 बार विचार हो जाएगा। जैसे मान लो 2 सदन है, पहले सदन और दूसरा सदन, तो कहीं ना कहीं काम बट जाएगा तो आसानी से काम हो पाएगा, ठीक है। फिर मान लो पहले सदन में किसी चीज पे चर्चा हुई तो वो दूसरे सदन में फिर से चर्चा के लिए जाएगा, तो 2 बार चर्चा होगी तो कोई कमी अगर होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, तो ये फायदा है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं। तो सभी जानते हैं, बहुत सिंपल है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संसद के कौन से 3 सत्र हैं। इसमें एक बजट सत्र होता है, ठीक है, मॉनसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो तीनों याद रखने हैं, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि संसद के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। संसद का काम होता है कानून को बनाना, ठीक है। संसद कार्यपालिका पे नियंत्रण भी रखती है, कंट्रोल करती है। संसद वित्तीय काम भी करती है, जैसे कि बजट भी संसद में ही पारित होता है। जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन भी संसद से ही होता है। संसद निर्वाचन संबंधी कार्य करती है, निर्वाचन का कार्य करती है। संसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। संसद बहस का भी एक मंच है, यहाँ पे नेता वगैरह जो होते हैं वो बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। किसी कानून को अगर लाना है, कोई विधेयक को कानून बनाना है तो उस पर भी खूब चर्चा होती है, बहस होती है, ठीक है। सारे काम कहाँ पे होते हैं, संसद में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद जो होती है वो कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करती है। तो देखिए, संसद बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। जैसे कि पहला मान लीजिए कि संसद में अलग अलग मुद्दों पे खूब बहस होती है, खूब चर्चा होती है, वाद विवाद होती है। इस प्रकार संसद चर्चा और वाद विवाद के जरिए कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। पहला क्या पॉइंट बताओगे, वाद विवाद, बहस, चर्चा के द्वारा। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि संसद जो होती है कानून की स्वीकार या अस्वीकार करके भी कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, यानी किसी कानून को एक्सेप्ट भी कर सकती है या उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। फिर नेक्स्ट है कि संसद जो होती है वित्तीय नियंत्रण के द्वारा भी कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, क्योंकि वित्तीय नियंत्रण जो होता है वो संसद के पास होता है। संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद कानून कैसे बनाती है। तो संसद का मुख्य काम जो होता है वो कानून बनाना होता है जनता के लिए। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, एक विधेयक होता है, यानी कानून का जो प्रारूप होता है। कानून तो बाद में कहलाता है, ठीक है, पहले वो विधेयक कहलाता है। एक विधेयक कानून बनने से पहले कई सारी अवस्थाओं से गुजरता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो लोकसभा में पहले गया, वहाँ से पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके वो कानून बनेगा। तो पूरा एक प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। विधेयक जो होता है, प्रस्तावित जो कानून होता है उसका प्रारूप होता है। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। मान लो कोई मंत्री अगर विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा, लेकिन अगर मान लो कोई मंत्री के अलावा कोई और सदस्य उसको पेश कर रहा है तो वो प्राइवेट कहलाता है, यानी कि निजी सदस्यों का विधेयक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद में विधेयक आने के बाद इसी में है, ठीक है, यही मतलब इसका ही है कि संसद में जब कोई विधेयक आता है तो उसके बाद सदन में उस पर खूब चर्चा होती है। यदि विधेयक उस सदन में पास हो जाए तब वो अगले में जाता है। जैसे कि कहने का मतलब है, मान लो राज्यसभा में कोई विधेयक आया तो उस पर खूब चर्चा होगी, बहस होगी, वाद विवाद चलेगा। अगर राज्यसभा से उसको पास कर देते, स्वीकृति मिल जाती है, तब वो नेक्स्ट में जाएगा, यानी मान लो लोकसभा में जाएगा। फिर वहां पे दोबारा से उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। अगर मान लो लोकसभा में भी उसको स्वीकृति मिल जाती है, पास हो जाता है, तब वो प्रेसिडेंट के यानी राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति भी अगर मान लो राष्ट्रपति को लगता है सब कुछ ठीक है, वो सिग्नेचर कर देता है, तब वो कानून बन जाएगा, ठीक है। फिर वो कानून कहलाएगा, फिर वो विधेयक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो ऐसे में क्या होता है, पहले एक सदन में जाता है, फिर दूसरे सदन में भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सिग्नेचर कर देता है, तो वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, उसका प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है कि विधेयक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो सरकारी विधेयक हो गया, निजी सदस्यों का विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, ठीक है, गैर वित्त विधेयक हो गया, सामान्य विधेयक हो गया, संविधान संशोधन से रिलेटेड विधेयक हो गया। ये सारे विधेयक के प्रकार होते हैं। तो ये सारे विधेयक के प्रकार आपको याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है, आप ये मान लीजिए। और ये 12 सदस्य कहाँ से होने चाहिए, लिटरेचर से हो सकता है, ठीक है, साइंस से हो सकता है, खेल से हो सकता है, कला या समाज सेवा से हो सकता है। ऐसे लोगों को
राष्ट्रपति भेज सकता है। अगला है कि भारत के किन्हीं 4 राज्यों के नाम बताने हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका हो। तो यूपी में द्विसदनीय विधायिका है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है। ठीक है, तो आप इनके नाम बता सकते हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो कम से कम उसकी एज 30 साल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइए कि लोकसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज क्या होती है? राज्यसभा की तो 30 बता दी, लोकसभा की कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका की आपको संरचना बतानी है, तो हमारे यहाँ पे क्या है? पिरामिड संरचना है। तो पिरामिड संरचना में क्या होता है? सबसे ऊपर जो होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट आ जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाती है और सबसे लास्ट में आ जाती है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है? न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यानी मान लो कि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई कानून है उसमें कोई कमी है तो उसकी जांच वो कर सकता है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ पाता है, विपरीत पाया जाता है, तो उसको गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है। केंद्र राज्य संबंध के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। जनहित याचिका क्या होती है? कानून की जो सामान्य प्रक्रिया होती है, मान लो कोई कानून है, ठीक है, उसकी सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है? कोई व्यक्ति अदालत में कब जाएगा? अदालत में तभी जाएगा जब उसको कोई समस्या हो, कोई नुकसान हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हो गया हो, ये होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे पीड़ित व्यक्ति के लिए, यानी जब पीड़ित के अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के लिए याचिका दाखिल करता है तो उसको जनहित याचिका कहा जाता है। ठीक है, अदालत जो होती है वो पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करती है, इसी को जनहित याचिका कहा जाता है। सक्रिय न्यायपालिका से क्या नुकसान है? सक्रिय न्यायपालिका के नुकसान क्या हो सकते हैं? बहुत सारे नुकसान है। देखिए, अगर सक्रिय न्यायपालिका को हम देखें तो उसमें क्या होता है? न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के काम को करती है, तो कहीं ना कहीं उस पर काम का बोझ पड़ता है, तो न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ जाता है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका के जो काम होते हैं उसके बीच में अंतर करना मुश्किल है। कहने का मतलब है, मान लो कोई काम विधायिका का है, वो काम विधायिका को करना है, विधायिका नहीं कर रही, उस काम को अगर न्यायपालिका कर रही है तो फिर गलत बात है ना, कि ये काम तो विधायिका का था, उसको करना चाहिए था, न्यायपालिका को करना पड़ रहा है, यानी विधायिका में कोई ना कोई कमी है। तो ये हो जाता है, इनके बीच में काम का अंतर क्या है ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे मान लो वायु और ध्वनि प्रदूषण है, इसको दूर करना है, भ्रष्टाचार की जांच करनी है, चुनाव प्रणाली में सुधार करना है, ये काम किसके हैं? ठीक है, ये सारे विधायिका की देखरेख में करना है, प्रशासन को करना है, कार्यपालिका को करना है। लेकिन ये काम अगर न्यायपालिका करेगी तो उसके लिए क्या होगा? कहीं ना कहीं वो दूसरे के क्षेत्राधिकार में जा रही है और अपना टाइम खराब कर रही है, क्योंकि न्यायपालिका के पास पहले से इतने सारे केस पेंडिंग होते हैं, उसको छोड़कर वो विधायिका के कामों को कर रही है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये नुकसान है। अगला क्वेश्चन है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, हर समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है या विवाद हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति और सरकार के बीच में विवाद हो जाता है। तो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। कानून का शासन अगर होगा तो ये चीज़ें हो पाएगी। कानून के शासन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कानून का शासन का मतलब है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, अगड़ा पिछड़ा कोई भी हो, सबको कानून के सामने समान माना जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो है कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना। ठीक है, न्यायपालिका देखती है कहीं पे कानून का उल्लंघन ना हो, तो इसलिए हमको स्वतंत्र न्यायपालिका की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखो, न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की भी रक्षा करता है, क्योंकि हमें कुछ मौलिक अधिकार भी प्राप्त है। अगर मान लो मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो भी हम न्यायपालिका के पास जाएंगे, और विवाद हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए तो उसको भी कानून के अनुसार न्यायपालिका सुलझाती है। न्यायपालिका ये भी सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह कहीं कोई व्यक्ति तानाशाही ना चलाने लग जाए। ठीक है, इसको भी ध्यान देती है। इसके लिए जरूरी होता है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वो कहीं ना कहीं संविधान को बचा पाएगी, ठीक है, देश को तानाशाही होने से बचा पाएगी। तो इसलिए हमको एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? तो देखिए, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश,
ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। होता क्या है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी जो सीजीआई होता है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसकी जब नियुक्ति होती है तो उसके मामले में एक परंपरा हमारे देश में चल रही है कि जो सबसे वरिष्ठ जज होता है ना, जो सबसे वरिष्ठ जज होता है उसको इस पद पे नियुक्त किया जाता है। तो क्या भारत में हमेशा ऐसा होता आया है? नहीं, 2 बार इस परंपरा को तोड़ा भी गया है, यानी कि वरिष्ठ जज को इग्नोर कर दिया गया, किसी और को बना दिया गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, सन 1973 में 73 में तीन वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनको छोड़कर न्यायमूर्ति एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यानी 3 वरिष्ठ जज थे, उन्हीं में से किसी को बनाना था, उनको इग्नोर कर दिया गया, बल्कि किसी और को बना दिया गया। 1975 में न्यायमूर्ति HR खन्ना के स्थान पर न्यायमूर्ति MH बेग की नियुक्ति की गई। यहाँ पे भी इस परंपरा को तोड़ा गया। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। यानी राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है, किसकी सलाह से कर रहा है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से। पहले ऐसा होता था, फिर क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद के पास है। तो फिर 1982 से 1998 के बीच में ये जो विषय था ना, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो शुरू में न्यायालय का विचार ये था कि मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से सलाहकार की है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट जो नियुक्त कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जो ये सीजीआई होंगे इनकी जो भूमिका होगी वो केवल सलाहकार की होगी, वो सलाह देंगे। लेकिन बाद में न्यायालय ने ये मान लिया कि मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह होगी ना, वो प्रेसिडेंट को जरूर माननी होगी। अगर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि भाई इनको बनाना है तो प्रेसिडेंट को वो चीज़ माननी पड़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। फिर देखो आगे क्या होता है, फिर बदलाव हुए। फिर लास्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की और इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और राष्ट्रपति उसी में से नियुक्ति करेगा। तो पहले हमने क्या देखा कि जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो सलाह देता है किसको? प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति चुनता है। लेकिन अब यहाँ पे ये बोल दिया सीजीआई तो होगा, प्लस में 4 यानी 4 क्या होंगे? वरिष्ठ जज भी होंगे। ठीक है, तो 4 उनके साथ कौन होंगे? वरिष्ठ जज भी होंगे। ये सलाह करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट जो भी नाम आए उनमें से किसी को चुनेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत अपनाया। सामूहिकता मतलब एक व्यक्ति फैसला नहीं लग रहा, कई सारे लोग मिलकर फैसला ले रहे हैं। ठीक है, और इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनका जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव में रहता है। तो ये तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4 मैंने आपको क्वेश्चन बताए, इसी में से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।